नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत पुस्तक है उसकी शुरुआत करते हुए हमने उसके लगभग 5 चैप्टर जो है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं और 5वां जो चैप्टर है उसका आज लेक्चर नंबर 6 हम देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय की। प्राथमिक व्यवसाय में वे कौन कौन से व्यवसाय आ जाते हैं, उन सारे व्यवसाय को हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बड़े ही मस्त तरीके से और शानदार तरीके से हम इसको समझते हुए प्राथमिक क्रियाएं जो होती है, प्राइमरी व्यवसाय जो होते हैं, उन सारे पहलुओं की बात कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इतना सारा, इतना सब कुछ दिखने में बड़ा है, छोटे छोटे पार्ट है। यानी कि हमने, आपको याद है कि पिछले लेक्चर से कृषि के प्रकार जो है उसकी शुरुआत की थी। यानी कृषि के जो प्रकार हैं उसको हमने शुरू किया था और उसमें कृषि के प्रकार में कई प्रकार जो थे उनमें से एक प्रकार जो था वो हमने देख भी लिया था। कृषि के प्रकारों की बात हम कर रहे हैं। कृषि के प्रकार यानी एग्रीकल्चर जो होती है वो कितने प्रकार से होती है, कौन कौन सी होती है। और इसमें सबसे पहले हमने जो देखी थी वो थी हमारी निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, इसको हमने 1 नंबर पे देखा था। इसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर की बात इसमें हम करने वाले हैं। कोई और कुछ पार्ट इसका बच जाएगा, 1-2 और कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन बड़े ही मस्त तरीके से इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से 100 में से 100% एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम उद्यान कृषि की बात करेंगे। इसको बहुत डिटेल से देखेंगे। सब्जियां, फल, फूल, ये सब उद्यान कृषि में होते हैं। सहकारी कृषि अपने आप में कोऑपरेटिव वाली कृषि होती है, सबको मिलकर करते हैं सब लोग। स्वामित्व जो है वो सब समाज का हो जाता है। इसके अंदर किस प्रकार से होती है बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि मिलती जुलती है, किस प्रकार है ये भी हम चर्चा करेंगे। मिश्रित कृषि में सारी फसलें जो होती है मिक्स होती है, जैसे बाजरा हो गया, तिल हो गया, गंवार हो गया, ये मूंग हो गए, मोठ हो गए, ये सारी फसलें एक साथ एक ही खेत में की जाती है, मिश्रित कृषि होती है। डेयरी कृषि पशु पर आधारित है। वैसे तो इसको पशुपालन में देखना चाहिए, लेकिन डेयरी को कृषि के नाम से ही पुकारा गया है। क्यों? क्योंकि पशुपालन और कृषि एक है, ये मैं है नहीं, वी हट लेसी पहले ही कह के चले गए थे कि बिना कृषि के पशुपालन कुछ भी नहीं है और बिना पशुपालन के कृषि कुछ भी नहीं है। जैसे मानव भूगोल के बगैर भूगोल जो है वो कुछ भी नहीं है, वैसे भौतिक भूगोल के बगैर भी भूगोल कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से डेयरी कृषि नींव है एक प्रकार की पशुपालन की, और पशुपालन को हम कृषि के साथ ही देखा करते हैं, इसलिए डेयरी कृषि भी हमने यहाँ देखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी उद्यान कृषि। क्या शुरू कर रहे हैं? उद्यान कृषि। उद्यान कृषि जो है वास्तव में बाजार के लिए सबसे उपयुक्त कृषि होती है, क्योंकि बाजार में सब्जी जिससे आती है वो है उद्यान कृषि। भाई और कुछ भी नहीं है, इतना सा समझो जैसे राजस्थान का पुष्कर है, राजस्थान का जो पुष्कर है वहां पे सबसे ज्यादा सब्जियां उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? सब्जियां। तो वहां सब्जी ज्यादा उगती है। तो ये जो सब्जी होती है ये सीधा यहां से चलकर अजमेर की तरफ आ जाती है, जयपुर के भी कई क्षेत्रों में चली जाती है। तो इन 2 शहरों की जो सब्जी की आपूर्ति है वो कौन कर रहा है? पुष्कर। यानी कि उद्यान कृषि बहुत महत्वपूर्ण है अगर सब्जी के बाजार को अच्छे से बिल्ड करना हो तो। यानी उद्यान कृषि वे कृषि है जिसमें सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फल भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सब्जियां इसमें मोस्टली फल, फूल, फ्रूट, सब्जियां ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। देखो यहाँ पे शिमला मिर्च आपको दिखाई दे रही है, टमाटर आपको दिखाई दे रहा है, ये अनार आपको दिखाई दे रहा है, ये कीवी आपको दिखाई दे रही है, ये जो है तरबूज आपको दिखाई दे रहा है, गोभी आपको दिखाई दे रही है, केला आपको दिखाई दे रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है आपको इसमें फल भी दिखाई दे रहे हैं, गोभी सब्जी के साथ एक फूल भी है, फूल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर फल, फूल और सब्जी तीनों चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रही है। यानी कि तीनों चीजों को जब मिलाकर किसी खेत में, तीनों में से एक का भी कर सकते हैं, इस खेत में अगर उत्पादन किया जा रहा है तो वो उद्यान कृषि है। वो कौन सी है? उद्यान कृषि। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ अगर चावल की खेती किसी स्थान पर की जा रही है तो वो कौन सी खेती है? तो वो निर्वाह खेती है। कौन सी है? तो क्या ये निर्वाह में नहीं आती? इसको भी तो हम सेल कर रहे हैं।
नहीं, इसका पर्टिकुलर खुद का नाम है, तो इसको निर्वाह में क्यों डाले हम? ये तो खुद कह रही है मैं उद्यान कृषि हूं, अलग से मेरा अलग से ही नाम है। अब कोई कहे डेयरी को भी उसमें डाल दो, तो क्योंकि वो दूध बेच के आता है सुबह जाके, डेयरी वाले को उसमें डाल दो, ऐसा नहीं होता है। एक हमने पढ़ी चावल रहित और एक चावल प्रधान। एक तो चावल रहित कृषि पढ़ी थी हमने, एक चावल प्रधान कृषि पढ़ी थी हमने। एक तो वहां जहाँ चावल होते थे, एक वहां जहाँ चावल नहीं होते थे। आपको होता है चावल के लिए 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, इतनी ज्यादा बारिश हर स्थान पे नहीं हो, 25 सेंटीमीटर बारिश चाहिए उसको, तो मतलब इतनी बारिश हर जगह नहीं हो पाती। इस प्रकार से जो चावल है किसी स्थान पर होते हैं और किसी पे नहीं होते। सबसे ज्यादा चावल होते हैं पश्चिम बंगाल में, किसी स्थान पर पश्चिम बंगाल में। तो चावल प्रधान वो कृषि है जहां चावल होते हैं, चावल रहित मतलब नहीं होते हैं चावल। और ये आदिकालीन निर्वाह के साथ हमने 2 पार्ट करके इसको देखा। लेकिन उद्यान कृषि में ऐसा नहीं है। उद्यान कृषि जो है जिस क्षेत्र में होती है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में उसका उत्पादन वहां नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको वहां से निर्यात किया जाएगा, निर्यात करके उन क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। इसमें फल फ्रूट, फल सब्जियां आदि चीजों को देखा जा रहा है, ये हमने देखा। इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है उद्यान कृषि की? इसमें पैसा बहुत लगता है, इसमें खर्चा बहुत होता है। क्या होता है? खर्चा बहुत होता है इसके अंदर, खर्चा यानी बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें निवेश करना पड़ता है। कृषि आपको पता है निवेश मांगती है। क्या मांगती है? निवेश, निवेश करना चाहिए। निवेश इसका पहला प्रक्रम है। क्या है? प्रक्रम। इसकी प्रक्रिया जब शुरू होगी जब इसमें निवेश किया जाएगा। निवेश के बाद आपको पता है श्रम लगती है, श्रम मतलब मेहनत लगती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये देखो श्रम लगती है इसके अंदर, यानी कि कोई भी कृषि हो चाहे, ये 2 पॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं कि इसके अंदर पैसे लगते हैं, निवेश तो लगेगा ही लगेगा। अब कईयों में मशीनों का निवेश ज्यादा लगता है, कईयों में मानव का निवेश ज्यादा लगता है। इसीलिए वियटलेसी ने 2 पार्ट बताए थे। एक तो प्राकृतिक निवेश, यानी प्रकृति की तरफ से अच्छी मृदा मिल गई, प्रकृति की तरफ से क्या मिल गई? अच्छी मिट्टी मिल गई, प्रकृति की तरफ से अच्छी वर्षा मिल गई, प्रकृति की तरफ से अच्छा जलवायु मिल गया, प्रकृति की तरफ से अच्छी ढाल मिल गई, ये सब मिल जाता है तो ये होता है प्राकृतिक निवेश। कैसा निवेश होता है ये? प्राकृतिक निवेश। जबकि ये चीजें नहीं मिल पाती है तो मानवीय, ये चीजें नहीं मिल पाती है तो वहां फसल ही नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ज्वाइंट करना पड़ता है मानव की श्रम को, मानव की मेहनत को। मानव जब साथ में मेहनत करेगा तब कार्य होगा। दूसरा, मशीनों का प्रयोग भी किया जाएगा, तो मशीनीकृत कृत्रिम जो उपयोग है वो भी इसमें किया जाता है। तो उद्यान कृषि जो है उसमें बहुत ज्यादा श्रम लगती है और मुद्रा मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इसीलिए लिखा है इसमें अधिक मुद्रा वाली फसलें होती है। इसका मतलब यह है कि इसमें फसलें होगी भी ज्यादा, यानी पैदावार जो है वो होगी भी ज्यादा, और जो फसल आप बो रहे हैं उसमें खर्चा तो ज्यादा आ ही रहा है, उसमें इन्वेस्ट तो ज्यादा हो ही रहा है। फल और फूलों की जब सब्जी की खेती हम करते हैं उसमें पैसा बहुत लगता है, लेकिन जो पैसा लग रहा है उसका दुगुना आपको मिलता है। यानी उत्पादन भी, उत्पादन से जो आय है, बेचने से, निर्यात से जो आय है वो भी आपके पास दुगुनी तिगुनी आती है। तो उद्यान कृषि की एक खासियत है, इसमें फल सब्जियां, फल पुष्प लगाए जाते हैं, देख चुके हैं। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। अब हम जानते हैं कि जो हमने देखा था, जैसे हम शुरू में प्राथमिक व्यवसाय की जब बात कर रहे थे तो हमने बात की लकड़ी काटना, फल फूलों का संग्रहण करना, मछली को पकड़ना, सारी चीजें आखेट करना, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। और उसमें एक पशुपालन भी हमने देखा। पशुपालन को 2 भागों में बांटा हमने पशुचारण के रूप में, एक तो चलवासी और एक वाणिज्यिक। चलवासी में हम ये देख रहे थे कि ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता था, जबकि वाणिज्यिक में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता था। और वाणिज्यिक खेत, जो खेत नहीं होकर वो बाड़े कह सकते हैं, या फिर वो चारागाह स्थल जो होता है वो छोटे हुआ करते थे, क्योंकि वो लिमिटेड पशु हुआ करते थे कि इसमें इतने पशु रखे जाएंगे, एक ही क्वालिटी के रखे जाएंगे वाणिज्यिक पशुधन में। चलवासी के खेत बड़ा हुआ करते थे। वैसे ही उद्यान कृषि का जो खेत होगा वो छोटा होगा, ताकि कम व्यक्ति मिलकर उसकी देखरेख कर सके। पानी की इतनी पर्याप्त मात्रा कई स्थानों पर नहीं होती है। जैसे किसी के पास 100 बीघा जमीन है और एक ट्यूबवेल है, तो उतना पानी उसके पास नहीं होता है कि वो 100 बीघा के अंदर जमीन कर सके। वो इतनी जमीन पर 100 बीघा पर कृषि कर सके, इतना पानी उसके पास नहीं होता। इसलिए वो इतने ही क्षेत्र में कृषि करेगा जितना उसके पास पानी पर्याप्त है। इसलिए वो 10 से 15, 20 बीघा जो जमीन है उसमें वो खेती करेगा, किसकी? फल फूल और पुष्प की। अब मान लो कि बाकी का जो 80 बीघा जमीन बच गया उसके लिए उसको और ट्यूबवेल की जरूरत होगी, तो वो तो पार्ट ही अलग हो गया, खेत ही अलग, फिर ट्यूबवेल ही अलग।
अगर एक ही ट्यूबवेल से 100 बीघा एक ही कुएं से या एक ही नहर से सारा पूरा खेत सींचा जाता, अब नहरों से जहां सींचा जाएगा वहां तो बड़े हो सकते हैं ये खेत उद्यान वाले कृषि वाले, लेकिन जहां कुओं से, तालाबों से और ट्यूबवेल से जहां सिंचाई होती है, नलकूपों से जहां सिंचाई होती है, जैसे राजस्थान के भीलवाड़ा में नलकूप से सिंचाई होती है, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ कुआं से सिंचाई होती है, अब जो नहरों से भी होती है, उस तरफ नदियों से भी होती है। तो किसी स्थान पर पानी का स्रोत क्या है और जमीन कितनी है उस पर डिपेंड तो ये करता है उद्यान कृषि। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है, अधिकतर जगह ट्यूबवेल और कुओं से की जाती है और वहां एक कुआं या एक ट्यूबवेल इन पूरी खेती की पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति नहीं कर पाता, इसलिए दूसरे ट्यूबवेल की जरूरत होती है, तो वो पार्ट ही अलग हो जाता है। इसलिए कहा जाता है इसमें खेत छोटे होते हैं, इसमें कुआं एक है तो खेत उसके अकॉर्डिंग ही होगा, 10 बीघा ही वो जो वहां पे उद्यान कृषि की है उसको पानी दे पाएगा। इसलिए उद्यान कृषि में मेहनत के साथ जलापूर्ति बहुत जरूरी है, श्रम बहुत ज्यादा लगती है, पूंजी बहुत ज्यादा लगती है, जलापूर्ति बहुत, पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे परिवहन, संचार, ये चीजें भी तो चाहिए, तो ये सब चाहिए होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें खेत जो होते हैं वो छोटे होते हैं। खेत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। अब मैं बाकी चीजें इर्द गिर्द आपको बता रहा हूं, वो आपको माइंड में रखना है, लेकिन इसके पॉइंट जो है वो तो आपको पक्का याद होना चाहिए। कैसे? उद्यान कृषि का नाम आते ही इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए लिखा गया है कि इसमें श्रम जो है बहुत ज्यादा लगती है। इसका खेत छोटा होता है क्योंकि पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती अगर बड़े खेत में किया जाएगा तो, और इसमें पैसा यानी मुद्रा बहुत लगती है, श्रम लगती है, मुद्रा लगती है, खेत छोटा होता है, और ये फल फूल और सब्जियों की कृषि है। उद्यान कृषि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूंजी की अधिकता होती है, ये लिखा हुआ है, हमने पहले देखा इसमें मुद्रा वाली फसलें होती है, यानी लगती भी ज्यादा है, पैसा लगता भी ज्यादा है, और अधिकता पूंजी की अधिकता, पूंजी आती भी ज्यादा है। यानी कि सब्जी हमने बोई और मान लो कि एक खेत के अंदर 100 क्विंटल प्याज हुए या फिर 100 क्विंटल गोभी हुई, जो भी सब्जी उसने बोया है, 100 क्विंटल प्याज हुए, उसका पूरा खर्चा आया उसके अंदर मान लिया जाए 10,000 रुपए, और 50,000 रुपए में पूरे क्विंटलों को, 100 क्विंटल प्याज को बेचेगा तो 40,000 की इनकम हुई, जबकि 10,000 रुपए उसे उस कृषि को करने में लगे। यही खेती वो बाजरे की करता तो 1,000 रुपए में हो जाती। बाजरे की खेती सस्ती पड़ी, उद्यान फल फ्रूट वाली सब्जी जो है वो महंगी पड़ी, उद्यान कृषि जो है महंगी पड़ी उसको, लेकिन उसका उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ। अब बाजरा अगर 100 क्विंटल हुआ, 1,000 रुपए उसको खेत में खर्चा आया, बाजरा अगर 100 क्विंटल हुआ तो 1,000 रुपए क्विंटल के आसपास बिकता है, तो उतनी आय उसको नहीं होती जितनी 1 क्विंटल वो सब्जी बेच रहा है। इसलिए कहा जाता है उद्यान कृषि में फायदे ही फायदे। इसमें खर्चे भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है, श्रम भी बहुत लगती है, खेत का आकार छोटा होता है, पैसे ज्यादा लगे लेकिन उत्पादन ज्यादा होता है, ये उद्यान कृषि है। क्या भारत में होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा यूरोप में की जाती है। कहाँ की जाती है? यूरोप। उसके अलावा अमेरिका में की जाती है, भूमध्य क्षेत्रों में की जाती है। हमने देखा कि भूमध्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें, भूमध्य क्षेत्रों की अगर बात करें तो भूमध्य क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पे मुख्य रूप से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये हमने ग्लोब बनाया है इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है साहब? ये इधर वाले पॉइंट आगे ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसका। ये देखो भूमध्य रेखा, ये क्या है? भूमध्य रेखा। ये काल्पनिक रेखा है, भू यानी पृथ्वी और मध्य में खींची गई है एक लाइन, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री है। इसी ऊपर एक रेखा और खींची गई है, ये 23.5 डिग्री है, इसको हम करक रेखा के नाम से जानते हैं, करक रेखा, ठीक है। इसके नीचे भी 23.5 डिग्री पे यहाँ एक और रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री पे, इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा। अब ये जो क्षेत्र है इस पे ये वाला, इस पूरे क्षेत्र में जो कृषि की जा रही है, इसमें इस पूरे क्षेत्र में ये जो कृषि है ये उद्यान कृषि है। अब कुछ देर बाद हम और इस क्षेत्र को पढ़ेंगे, किन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। मतलब इसका मतलब यह नहीं कि इस पूरे क्षेत्र में उद्यान कृषि की जाएगी, इसमें और भी कृषि की जा सकती है जिस कृषि की आवश्यकता होती है और जिसका नेचर या प्रकृति या जिसको जो क्लाइमेट चाहिए वो यहां मिल रहा है तो वो कृषि यहां की जाएगी। तो उद्यान कृषि का क्लाइमेट यहां मैच होता है। तो इसका मतलब क्या बाकी इस वर्ल्ड में सब्जियां नहीं होती? बिल्कुल होती है, लेकिन उतना उत्पादन नहीं होता। क्या पेट्रोल डीजल भारत में नहीं निकलता? निकलता है। तो क्या इराक ईरान जितना निकलता है? नहीं निकलता। वैसे ही सब्जियां पूरे विश्व में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में होती है, यूरोप में होती है, अमेरिका में होती है, और भूमध्य का ये जो क्षेत्र है इसमें ज्यादा देखने को मिलती है।
अब यहां तक उद्यान कृषि पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। श्रम ज्यादा लगती है, मेहनत ज्यादा लगती है, उत्पादन ज्यादा होता है, पैसा लगा ज्यादा, पैसा आया ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत, जोत का आकार, खेत का आकार छोटा होता है, सारी चीजें हम देख चुके हैं। बहुत छोटा है, लेकिन डिटेल से जब पूछा जाता है तो मैटर कम पड़ जाता है। इसलिए मैंने जितनी भी चीजें बताई आपको सारी लिखनी है। आगे देखिए, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि एक प्रकार की ऐसी कृषि है जिसमें मित्रता देखने को मिलती है। तो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि मित्रता वाली कृषि कौन सी है। मित्रता कृषि कह सकते हैं इसको, मित्रता वाली कृषि। कैसे मित्रता? इसमें कृषक समूह बनाकर कृषि करते हैं, स्वेच्छा से सहकारी संस्था का निर्माण करते हैं। ये भातृत्व वाली, देखो लिखा भी हुआ, भातृत्व यानी भाईचारा वाला। भातृत्व को क्या कह सकता हूं मैं? भाईचारा। तो ये भाईचारा वाली कृषि है। कैसे? जैसे मान लिया जाए कि 20 किसान ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई, यहां पे, और इस संस्था में 2-4 किसान ऐसे हैं जो धनी है, पहले से, जिनके पास पैसे हैं, वो पहले से धनी है, और ये धनी किसान भी इसमें हैं। तो पहले क्या होगा कि प्रत्येक किसान को जब शुरू होती है ये, तब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट होता है। वो कैसे होता है? जैसे मान लिया जाए कि एक धनी किसान है, उसको इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसका स्वामित्व तो नहीं होगा उसके पास पूरा, ये सिर्फ अध्यक्ष है, और इसको अध्यक्ष शुरुआत में इसीलिए बनाया गया क्योंकि ये धनी है। अब ये जो किसान धनी है एक, इसको अध्यक्ष यहां पे बना दिया गया है। ये अध्यक्ष बन के अपना जितना भी काम है ये पूरा कर रहा है, ये अपनी चेयर पे बैठा है। अब ये जो बाकी 20 किसान है, ये 19 किसान जो है ये इसके नीचे काम कर रहे हैं। काम कैसे कर रहे हैं? अब इसके पास मान लो कि 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए अध्यक्ष बना दिया, उसके पास 1 लाख रुपए। ये 19 किसान इसके पास गए और इससे बोला, इसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोऑपरेट किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कई बार इसमें सरकार भी भागीदार हो जाती है, सरकार भी इन्वेस्ट कर देती है कि इनका जो लोन है, इनका जो पैसा, अभी देखेंगे कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है, वो बाद में समझाऊंगा मैं, सरकार कैसे भागीदार हो जाती है। अब ये जो 19 लोग हैं, इनमें से 5 किसान ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर है। आर्थिक स्थिति क्या है इनकी? कमजोर है। आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, वो किसान दौड़े दौड़े इस अध्यक्ष के पास गए और इससे बोला कि हमें 10,000 रुपए की जरूरत है। ये बोला क्यों? बोले कि मुझे खेती करना है। तो पांचों को 10-10 हजार रुपए इसने दिए। तो इस धनी व्यक्ति जो अध्यक्ष बन के बैठा था, उसने 5 किसान जो इसके पास आए थे उनको 50 के यानी 50,000 रुपए दे दिए 10-10 के हिसाब से। अब उनको यह कहा गया कि आपसे एक नॉर्मल, एक मिनिमम चार्ज किया जाएगा, यानी आपसे थोड़ा सा एक इंटरेस्ट लिया जाएगा। आपको ये जो आपने पैसे लिए हैं 10,000 रुपए, या आपको 10 महीने के अंदर यानी 10 मंथ के अंदर जमा कराने। 10 मंथ के अंदर जमा कराने, आपको हर महीने 1100 रुपए जमा कराने। कितने पैसे जमा कराने? 1100 रुपए। और 10 महीने जैसे ही होंगे कितने रुपए आ जाएंगे? 11,000। ये सारे पैसे जो 11,000 है ये इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिल जाएंगे और ये पैसा हो जाएगा 1 लाख। और 11-11 5,000 रुपए इसने दिए, तो ये 1,05,000। कितना पैसा हो गया? 1,05,000। ऐसे कर करके ये संस्था बड़ी बन जाती है। इसीलिए ये समूह बना हुआ है। क्या बना हुआ है? समूह। अब इसमें सरकार कैसे मदद करती है? कभी कभी मान लो 5 किसानों ने, फिर क्या होगा, ये किसान जो पैसा ले रहा है इसने समय पे अगर जमा करा दिया और दूसरी बार ये गया, उसको इस बार 10,000 नहीं चाहिए, इस बार 20,000 चाहिए, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति जो होती है ये इसको पुनः लोन देती है। अगर ये फिर समय पे जमा करा देता है तो अगली बार ये 20,000 ले सकता है। अगर फिर जमा करा देता है समय पे तो अगली बार 30,000 ले देता है, क्योंकि इसमें सिविल होती है, जैसे अपन बैंक से लोन लेते हैं उसी प्रकार से। अब सरकार इसमें मदद कैसे करती है? सरकार कभी कभी चुनाव में, हालांकि आप जानते हैं राजनीति में यही होता है, जब चुनाव पास में होते हैं और किसानों की नीतियों पर उसने अगर पूरी साल कोई काम नहीं किया
तो वो सरकार जो होती है वो किसानों के लिए नीतियां और नियम बनाती है कि भारत में जो कृषक है उनके विकास के लिए हम क्या करें। फिर ऐसे में कई नियम बन के सामने आते हैं और उसमें एक नियम कई बार ये बन जाता है कि जितने लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोन ले रखा है वो सब माफ किया जाता है। अब मुझे ये बताओ कि 5 लोगों को 20-20 हजार रुपए इस बार हमने दिए, ये 20-20 हजार रुपए दिए हमने 5 लोगों को, ये 1 लाख रुपए, कितने, 1 लाख रुपए का जो ऋण दे रखा है किसानों को, अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये माफ, तो आपको लग रहा होगा ये फिर संस्था ही भंग होगी, क्योंकि अध्यक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं। 1 लाख रुपए उसने लोगों में बांट दिए 20 हजार के हिसाब से, सरकार ने कह दिया कि जो है माफ कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सरकार की नीति और नियम जो बना उसमें यह तय कर दिया गया कि जो किसानों ने ऋण लिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति से, उसको माफ तो कर दिया गया है, लेकिन जहां से लोन ले रहे हैं उनके द्वारा जो संस्था निर्मित की गई है उसको लोन पे करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लोन पे कर दिया, अब किसान भी खुश और गवर्नमेंट भी खुश। ये होती है सरकार की नीतियां। तो सहकारी जो कृषि है वो कोई चावल या फिर जो है मूंग, मोट, बाजरा, गंवार, मूंगफली की खेती नहीं है। ये तो एक कोऑपरेटिव या फिर सब मिलकर करने वाला एक संगठन है, इसमें कोई भी खेती की जा सकती है। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ये लोग जुड़ते हैं, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता, इसमें कोई पहले से शर्त नहीं होती कि आपको जुड़ना पड़ेगा। हाँ, ये बात सच है, जुड़ने के बाद जो शर्तें होती है उसको फॉलो करना पड़ेगा। 5,000 रुपए लिए, 10,000 रुपए लिए तो आपको 1100 करके ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। अगर नहीं लौटाते तो इसका जुर्माना होता है, वो भरना पड़ता है। दोबारा सिविल खराब हो जाती थी, ऋण नहीं देती, उसे निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से बनने वाली है। कृषक समूह बनाकर कृषि करते हैं, एक संस्था बनाकर कृषि करते हैं और स्वेच्छा से सहकारी संस्था का निर्माण करते हैं। सरकार इसमें फिर भागीदार होती है बाद में। और आजकल तो ऐसा कहा जाता है, भारत में तो अक्सर ये देखने को मिलता है, भारत के अंदर आजकल ये जो कृषि भारत में बहुत ज्यादा ट्रेंड में, यहां आपको भारत का नाम नहीं लिखा हुआ मिल रहा, ये 76 जो है इसके स्वीडन, इटली, नीदरलैंड और डेनमार्क है। लेकिन भारत में ये बहुत ज्यादा तेजी से, फास्ट गति से चल रही है, क्योंकि किसानों के जो नियम है, किसानों के लिए जो ऋण है वो सरकार भी मुहैया करा रही है। तो सरकार इसमें आजकल भागीदारी निभा रही है, और जब सरकार इसके साथ जुड़ जाती है तो ये कई बार लिमिटेड संस्था भी कहलाती है। ऐसा होता है किसमें, सहकारी कृषि में। देखो, हमने अब तक 3 कृषियां पढ़ी, ये भी आपके लगभग खत्म हो गई जो हम पढ़ रहे हैं सहकारी कृषि। 3 ही कृषियों की बात की, तीनों प्रकार आपके माइंड में छप जाने चाहिए बिल्कुल। एक शॉर्टकट तरीके से हम देखें, निर्वाह कृषि जीवन जीने के लिए की जा रही है, आदि मानव जैसे करता था वैसे की जा रही है, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में चावल बोया जा रहा है, चावल नहीं बोया जा रहा है, 2 प्रकार की कृषि है। तो बहुत सिंपल थी, जुताई और बुआई हम समझ ही चुके हैं। उसके बाद हमने उद्यान कृषि की बात की, अभी अभी देखा, पूरी तरह से समझ में आ गई। फल फूल सब्जियां, श्रम ज्यादा, खेत छोटा, मेहनत ज्यादा, पैसा ज्यादा, मेहनत ज्यादा तो पैसा भी ज्यादा, पैसा लगा ज्यादा तो पैसा आया भी ज्यादा, तो उद्यान कृषि में। सहकारी कृषि की बात हम पूरी डिटेल से कर चुके हैं। आगे अगर हम देखें तो बहुत ही सुंदर वाली कृषि आ रही है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं सामूहिक कृषि। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है, उत्पादन के साधन, जैसे कि ये खेत है एक, और इस खेत के अंदर गेहूं है, इस खेत के अंदर क्या है, गेहूं बोए गए हैं। उत्पादन के साधन, इसके अंदर गेहूं बोए गए हैं, ढेर सारे गेहूं इसके अंदर है और खूब उत्पादन हो रहा है। तो सारा जो सामूहिक समाज जो होता है वो इसमें मिलकर काम करेगा, और इसका स्वामित्व जो होगा पूरे समाज का होगा। लेकिन ये 2 प्रकार से होती है। कैसे? एक तो इसमें यह तरीका होता है कि ये समाज नहीं कहकर हम इसको 10 घर का समूह बोल देते हैं। समाज ही होगा, परिवार होकर समाज हो जाएगा। 10 घर का समूह, ये 10 घरों का जो समूह है, इन सब के पास एक एक घर के पास एक एक खेत है। 10 खेत है। कितने खेत है भाई? 10, 5 बना देता हूं मैं तो समझ में आ जाएगा। 6 तो बन ही गए, 7, 8, 9 और 10, ये 10 खेत है। एक घर के अंदर माना कि 10 घर है और एक घर के अंदर माना कि 10 व्यक्ति है, तो टोटल भारत में जनसंख्या आपको पता वैसे ही ज्यादा है। टोटल कितने व्यक्ति हुए? 100। अब 100 व्यक्ति
पहले व्यक्ति के खेत में जाएंगे और एक दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, एक दिन के अंदर इस खेत का काम कंप्लीट कर देंगे। मतलब जो मूंग मोट जो इसने बो रखा है उसको काट कूट के कंप्लीट कर देंगे। पहले क्या होता है, खेत में जब बोया जाता है बीज, उसके बाद बीच में जो वनस्पति काम की नहीं है वो बीच में लग जाया करती है फसल के, तो उसको बीच में से हटाया जाता है। पहले काम ये किया जाता है, जो बीच की वनस्पति है उसको हटाना, ये पहला काम। फिर दूसरा, फिर इसको काटा जाता है। फिर तीसरा, इसमें से फसल को निकाला जाता है। तो ये तीनों स्टेप में होगा। पहले तो इसके अंदर गैप भी होता है, इसके अंदर तो 10 या 12 दिन का गैप होता है, इसके अंदर 5 या 6 महीने का गैप होता है। फसल जिस दिन बो के आए, ट्रैक्टर गया और बो के आ गया, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, किसान अकेला ही गया और बो के आ गया। ये भी अपने खेत में गया और खेती जो है बीज बो के आ गया, ये भी गया, सब अपने अपने चले गए। लेकिन जब 5 या 6 दिन बाद या 10 दिन बाद जब फसल धीरे धीरे उगना शुरू करती है, पौधा फसल का धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करता है, तो उस समय कुछ वनस्पति लग जाया करती है। तो 100 लोग इकट्ठे होकर पहले खेत में जाएंगे और पहले खेत में जाकर वहां जितना भी जो कुछ भी उनको दिखाई दे रहा है वनस्पति का, वो सबको हटा देंगे। तो फसल को अच्छी हवा मिलेगी। और सारों ने मिलके काम किया, मिलके काम किया मतलब सामूहिक रूप से काम किया। अब जो स्वामित्व है, जो मालिक है, कौन मालिक? वही है। पहला प्रकार तो यह मालिक वही है। लेकिन दूसरा प्रकार यह हो सकता है कि सारे मिलकर काम कर रहे हैं तो सारे खेतों का बंटवारा ही बराबर कर दिया जाए। दूसरा तरीका, ये दोनों ही सामूहिक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। पहला तरीका पहले समझो आप। सामूहिक कृषि में एक खेत में गए, सबसे पहले 3 स्टेप देखे हमने। पहले खेत के अंदर बीज बोया, किसान अकेले गया और बो के आ गया। कुछ दिन बाद पौधे उगे, बीच में वनस्पति लगी, हटाने के लिए 100 लोग गए। पहले एक दिन पहले के खेत में गए, दूसरे के खेत में गए, तीसरे दिन तीसरे के खेत में गए, चौथे दिन चौथे के खेत में गए और सारे का सारा 100 का ट्रूप जा रहा है। 10 खेत जो थे वो सारे कंप्लीट हो गए। एक घर में 10 व्यक्ति थे, 10 परिवार थे और 10 घर थे, मतलब एक घर के अंदर 10 लोग थे। तो एक खेत का काम एक दिन में हो रहा है। फिर 6 महीने कोई काम नहीं है। जब फसल काटी जाएगी फिर 100 के 100 लोग पहले वाले के खेत में गए, दूसरे दिन दूसरे वाले के, तीसरे दिन तीसरे वाले। ये स्टेप तो आपको समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में ये घूम रहा है कि इसका मालिक कौन होगा। पहले दिन यहां काटी, दूसरे दिन यहां, तीसरे चौथे दिन 10वें दिन यहां काट दी। ये बात तो हमारे समझ में आ गई सर, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका मालिक कौन है। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि स्वामित्व जो होगा, मालिक जो होगा खेती का, वो एक ही होगा या संपूर्ण समाज होगा। ये समझ में नहीं आ रही। तो यहां लिखा है संपूर्ण समाज होगा, लेकिन इसमें एक डील भी होती है। या तो संपूर्ण समाज 10 खेतों का काम मिलके कर रहा है, तो 10 खेतों में मान लो 100 क्विंटल अनाज हुआ, 100 क्विंटल अनाज हुआ उसके अंदर, तो 10-10 क्विंटल बांट लेंगे, 10-10 क्विंटल बांट लेंगे। तो इससे क्या हुआ, पूरा समाज जो है, यहां क्या लिखा हुआ है, उत्पादन यानी पैदा क्या हुआ था, गेहूं हुआ था। साधन, उत्पादन के साधनों, उत्पादन का साधन, उत्पादन से क्या साधन मिलके आया, गेहूं मिलके आया। तो गेहूं का स्वामित्व जो है, मालिक कौन होगा, तो संपूर्ण समाज होगा। या तो ऐसे बांट लेगा या फिर अपने अपने खेत का अपने रख लेगा। तो किसी को 9 क्विंटल मिले, किसी को 11 मिले, वो अपने अपने भाग्य होते हैं। इस प्रकार से भी ये बांट सकते हैं, लेकिन होता संपूर्ण समाज है। इसका मतलब नहीं कि 100 जने एक के खेत में गए और वहां काम किया और जो अनाज हुआ सब बांट के ले गए और दूसरे जो 9 खेत थे उनमें गए ही नहीं, तो बेचारा ऐसा ही रह गया। ये भी तो 9 नंबर वाला, 8 नंबर वाला भी तो था उनके साथ, वो काम करा के गया और उसके खेत में काम ही नहीं हुआ। तो ये मिलके की जाती है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था, सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि कुछ मिलती जुलती है। उसमें भी भातृत्व देखने को मिलता है, उसमें भी प्रेम देखने को मिलता है, उसमें भी प्यार और सानिध्य देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही इसमें भी प्यार और प्रेम देखने को मिलता है। ये सामूहिक श्रम पर आधारित है। इसमें सब लोग मिलकर काम करते हैं, सामूहिक श्रम पर आधारित है। सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं, इसलिए कहा गया है सामूहिक श्रम पर आधारित है। अब इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम भारत के इसको सहकारी कृषि कह देते हैं, या फिर सामूहिक कृषि कह देते हैं, या फिर सामूहिक, जो सहकारी कृषि थी वो अलग थी लेकिन मिलती जुलती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सामूहिक कृषि कह सकते हैं। इसको हम जो है अपने देश के हिसाब से नाम रख सकते हैं, लेकिन सोवियत संघ, आज तो ये रूस है क्योंकि ये 15 भागों से मिलकर बना था सोवियत संघ। विश्व की 2 महाशक्तियां थी, एक थी अमेरिका और एक था सोवियत संघ। दोनों जो है, आज अमेरिका तो जो 13 भागों से मिलकर बना है, 13 राज्यों से मिलकर बना है, आज भी एक है, जब चाहे टूट सकता है। भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता,
क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 कहता है कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता। जैसे पंजाब में खालिस्तान की मांग हो रही है, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता अलग, क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा ही नहीं है कि भारत का कोई राज्य टूट जाए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 और 3 में यह जरूर लिखा गया है कि किसी भी राज्य को हम मिला सकते हैं, लेकिन हम अपने राज्य को किसी और को नहीं दे सकते। अब आधे लोग कहेंगे सर बलूचिस्तान ले गए, ले लेंगे वापस, क्या दिक्कत है? बलूचिस्तान नहीं, जम्मू कश्मीर आधा ले गए, है ना। आधे सोचे बलूचिस्तान भी अपना था क्या? अपना नहीं है, पर झंडे अपने ही चलते हैं आजकल भी, वहां लोगों की इच्छा है कि इस तरफ आए। तो इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी भी राज्य को हम अपनी तरफ मिला सकते हैं। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। भारत का 22वां राज्य गोवा, उसको हमने बाद में मिलाया। 22वां राज्य सिक्किम, सिक्किम को हमने बाद में मिलाया। सिक्किम एक देश था, उसको आजादी पसंद थी, लेकिन फिर उसे खतरा पैदा होने लगा आसपास के देशों से, तो उसने भारत से कहा कि मुझे मिला लीजिए। भारत ने कहा ठीक है, हमारे संविधान में लिखा है हम किसी को जाने नहीं देते, जो आता है उसको रख लेते हैं। और गलती हमने कहाँ कर दी? बांग्लादेश के शरणार्थियों को रख लिया। बांग्लादेश तो बांग्लादेश ही रह गया, और वहां से जो लोग आते हैं उनको रख दिया, वो चकमा कहलाते हैं, चकमा शरणार्थी, ठीक है ना। वैसे ही हमने गोवा को, गोवा जो है 25वां राज्य बना भारत का, पहले ये पुर्तगालियों का था, 1962-67 के आसपास इसको हमने मिला है। तो ऐसे राज्य हम मिला सकते हैं, लेकिन वहां उनको तोड़ नहीं सकते। वैसे ही सोवियत संघ जो है वो अपने राज्यों को जोड़कर नहीं रख पाया और वो टूट गए, और उसमें सबसे बड़ा देश बना रूस। तो रूस में मुख्यतः कौन सी खेती होती है? यही सामूहिक कृषि होती है। बहुत अच्छी बात है। रूस तो आपको पता है हर देश से कर्तव्य निभाता है, हमसे भी अच्छी दोस्ती निभाता है। हमने मूल कर्तव्य भी कहां से लिए? रूस से लिए। और जो देश सब पे अधिकार जमाता है, मानव अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए? अमेरिका से, वो सब पे अधिकार जमाता है। इसे सोवियत संघ ने शुरू किया था, यानी कि इतना प्यारा देश, इतनी सुंदर मित्रता निभाने वाला वही शुरू करता है। मैं तो देखते ही समझ गया था कि कौन सा देश शुरू करने वाला है। आप समझे थे या नहीं समझे थे? सोवियत संघ ने शुरू किया था। इसे समाजवादी देशों ने भी अपनाया। जो समाज को महत्व देते हैं वो सामूहिक कृषि को महत्व देंगे। ये तो सीधी सी बात है। जो पढ़ाई को महत्व देगा उसकी नौकरी लगेगी। ठीक वैसी बात यहाँ पे, जो समाज को महत्व देगा वो समाजवादी देश होंगे, इसको समाज वाली कृषि को आगे ले जाने का जो कार्य करेंगे। तो ये चीज हमने एक एक करके इस चीज को देखा और समझा। अब इसमें क्या होता है, उद्यान कृषि के बाद जैसे ही हम सहकारी कृषि में आए, तो उद्यान कृषि सिर्फ फल फूलों की बात कर रही थी, लेकिन उद्यान कृषि के बाद जैसे सहकारी में हम घुसे तो ऋण की बात हो रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऋण की बात से जैसे हम निकले सहकारी से, सामूहिक कृषि में सब मिलके काम कर रहे थे, तो इसमें कोई पर्टिकुलर फसल का नाम तो आ ही नहीं रहा। इसमें देश का नाम आ रहा है कि यहां ऐसे किया जाता है कृषि को। फसल तो 3 ही होती है। रबी की फसल, जिसके अंदर गेहूं सबसे मुख्य रोल निभाता है। गेहूं किसका है? रबी की फसल का। खरीफ की फसल, जिसमें बाजरा सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जायद की फसल, खरबूजे तरबूजे जितने भी होते हैं वो सब, ककड़ी वकड़ी छोटे जो लगे करते हैं, वो जायद की फसल होती है। फसल काटने के बाद वो जमीन पे पड़े रहते हैं, तरबूज खरबूज ये सब, वो जायद की फसल होती है। तो इस प्रकार से तो 3 प्रकार से बांटा जाता है, लेकिन यहाँ तरीके हैं कितने प्रकार से की जा सकती है। सामूहिक तरीके से करो या सहकारी तरीके से करो, या फिर उद्यान कृषि तो एक अपने आप में पर्टिकुलर कृषि है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। आगे बढ़े। बहुत सुंदर कृषि का नाम आया है, जिसको हम कह रहे हैं मिश्रित कृषि। क्या कह रहे हैं? मिश्रित कृषि। क्या है मिश्रित कृषि? विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। इसका मतलब भारत को भी अपनाना चाहिए। विकसित देश आज भी ये कृषि कर रहे हैं, मिश्रित कृषि। क्या कर रहे हैं विकसित देश? मिश्रित कृषि कर रहे हैं। मिश्रित कृषि में मेनली क्या बात होती है? कौन से देश कर रहे हैं? विकसित देश कर रहे हैं। विकसित देश इसको कर रहे हैं। विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में ये की जाती है। इसमें गेहूं, जौ, राई, मक्का और कंदमूल प्रमुख है। यानी ये होती है। इसके अलावा भी ढेर सारी होती है, लेकिन ये आपको याद रखना है। यहाँ फसलों के नाम आए मिश्रित कृषि में। कृषकों की कुशलता अधिक देखने को मिलती है। समशीतोष्ण, ठंडा और गर्म दोनों। ठंडा, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, तो ठंडे और गर्म क्षेत्रों में अधिक होती है। तो दोनों ही आगे। कृषकों की कुशलता मतलब मेहनत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एक्टिवपन जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अत्यधिक विकसित देश करते हैं। क्या होती है? अब मैं सिंपल तरीके से बताता हूं मिश्रित कृषि। यहां से कुछ भी समझ में नहीं आया ना, अब हम लोकल तरीके से बात करते हैं। मिश्रित कृषि का मतलब है एक खेत के अंदर सारी फसलें कर देना जो उस कैटेगरी की हो। कैटेगरी का मतलब है जैसे गेहूं के साथ जौ बोया जा सकता है, गेहूं के साथ दूसरी फसलें जो गेहूं के साथ हो सकती है,
सरसों रायडा वगैरह जो भी होता है वो साथ में बोई जा सके, वो सब मिश्रित कृषि में आएगी। जैसे बाजरा बोया गया खरीफ की फसल के साथ, खरीफ की फसल है बाजरा, रबी की फसल के साथ वही फसलें बोई जाएगी जो रबी की फसलें हैं, तभी वो मिश्रित है। यानी कि रबी की फसल आप कर रहे हैं, रबी की फसल या रबी की फसल आप कर रहे हैं, तो मान लो आपने गेहूं बोए हैं, तो साथ में आप जो बो सकते हो, क्या साथ में आप बाजरा बो सकते हो? नहीं, क्योंकि बाजरा किसका है? खरीफ की फसल है, खरीफ की। बाजरा किसका है? खरीफ की। अब बाजरे के साथ आप जो है मोठ, मूंग, गंवार, जवार नहीं है गंवार है ना, तो ये सब फसलें आप कर सकते हो। ये चारों एक साथ की जा रही है, मिश्रित कृषि है। ये दोनों तीनों एक साथ की जा रही है, मिश्रित कृषि है। गेहूं के साथ बाजरा किया जा रहा है, बिल्कुल भी मिश्रित नहीं है। जौ के साथ मोठ किए जा रहे हैं, बिल्कुल भी मिश्रित नहीं है। क्या ये समशीतोष्ण के अलावा कई और क्षेत्रों में भी होती है? हर जगह हो सकती है, लेकिन क्लाइमेट कुछ कुछ मिलता हुआ रहना चाहिए। मैंने बताया ना आपको कि कई कृषि ऐसी होती है जो विदेशों में होती है, लेकिन यहाँ कल्चर उसका बनाया गया, यहाँ उसकी जलवायु उसको देने का प्रयास किया गया, तो यहाँ भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई, विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। गेहूं वगैरह जो भी है इसके अंदर आते हैं। आगे देखिए, डेयरी कृषि। डेयरी आप जानते ही है, गाय ये दूध देगी, डेयरी पे जाएगा तो डेयरी कृषि हो जाएगी, बस खत्म। ऐसा नहीं है, देखो इसको ध्यान से समझो। इसमें ताजा दूध डेयरी बाजार होते हैं, दूध पे टिकी रहती है पूरी। दूध आएगा गाय का, चारा खिलाएंगे, पशुपालन हुआ, पशुपालन हुआ ना। चारा कहां से आएगा? खेती से। देखो सारी चीजें जुड़ी हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया। यहां एक व्यक्ति ने क्या किया? कृषि की। तो कृषि से जो चीज तिल निकला, तिल का तेल निकाला तो उद्यान हो गया, उद्योग हो गया। कृषि से जो चारा बच्चा पशु को खिलाया तो पशुपालन हो गया। पशु से जो दूध मिला, खाल मिला, मांस मिला, उसे और व्यवसाय चले। दूध मिला और दूध से, दूध की बिक्री जब की गई, दूध को जब बेचा गया, तो दूध से शुरू हुआ डेयरी कृषि। कौन सी कृषि? अब आप कहेंगे सर ये डेयरी कृषि क्यों लगा हुआ है आगे? क्योंकि ये सारी चीजें निकली तो यहां से ही है। तो फिर हम भी दूध पी के बड़े हुए हैं सर, हम भी खेत में दौड़ दौड़ के बड़े हुए हैं, तो फिर हम भी क्या बन गए? मानव कृषि? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिक्री हो रही है डेयरी के ऊपर। इसकी किसकी बिक्री हो रही है? दूध की बिक्री हो रही है। अब दूध से दही बनाया जाएगा, दूध से पनीर बनाया जाएगा, दूध से मक्खन वगैरह, घी वगैरह निकाला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है डेयरी पर जाके निकलेगी। तो डेयरी वैसे उद्योग भी है। इसका मतलब डेयरी को हम किस में डाल सकते हैं? द्वितीयक व्यवसाय में डाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके आगे कृषि लिखा हुआ है। खुशी मिल गई है ना? थैंक यू, दिख गया आगे, है ना? इसी का इंतजार रहता है तुम्हें, है ना? तो ये जो आगे लिखा हुआ है, इसके क्या लिखा हुआ है आगे? आगे लिखा हुआ है कृषि, इसलिए इसको हम द्वितीयक व्यवसाय में नहीं डाल सकते। इसको हम डेयरी कृषि यानी इसको प्राथमिक व्यवसाय में डाला हुआ। और हम पढ़ क्या रहे हैं इस पहले चैप्टर में? प्राथमिक व्यवसाय पढ़ रहे हैं। यार कितनी बार बताऊं, कौन सा व्यवसाय पढ़ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखो, प्राथमिक व्यवसाय। ठीक है, इसमें ताजा दूध डेयरी पे चला जाता है। सड़ा हुआ का क्या करते हैं? सड़ा हुआ रखेंगे क्यों जब रोज जा रहा है? इतना टेंशन ले ले तो छोटी सी बात का। ये नगरीय व औद्योगिक क्षेत्रों के समीप होती है। बताओ क्यों होती है? ऐसा क्यों? जैसे मान लो कि मैंने जो डेयरी लगाई, एक गांव, छोटा सा गांव 20 घरों का, वहां से दूध ले लिया सारा, और मैं सोचूंगा कि उसी गांव के लोग वापस खरीद ले। खरीदेंगे क्या? खरीदेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इंडियंस लोगों में इतना दिमाग नहीं है जो चाइना इस्तेमाल कर रहा है। चाइना ने एक टी शर्ट बनाई कि चाइना बाइकॉट, और ये भारत में आते ही 10 लाख जो टी शर्ट थी एक दिन में बिक गई। अब आप सोचिए, बाइकॉट चाइना के नाम से खुद की टी शर्ट खुद का ही बाइकॉट कराने के लिए बनाई और एक दिन में इतनी बिक गई। ऐसे समझते हैं हमारे देश को? सोचो आप। तो हम गांव में लगाएंगे तो गांव के लोग क्या खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वहां से तो दूध आया है, वहां तो वो नहीं खरीदेंगे ना, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। अब जैसे मान लो कि मैं एमए बीएड हूं, तो एमए की मार्कशीट मैं क्यों लूंगा? वो लेगा जिसको जरूरत है। वैसे ही दूध मैंने ही बेचा है तो मैं क्यों लूंगा? जिसको जरूरत है। तो ये हमेशा जो डेयरी होती है ये गांव में नहीं लगाई जाती, गांव से दूध ले जाके शहर के पास लगाई जाती है। इसीलिए लिखा गया है नगर या किसी उद्योग के आसपास लगाई जाती है। उद्योग में लोग दूध पिएंगे, चाय पिएंगे, बॉडी बनाएंगे, काम करेंगे, इसलिए उद्योग के पास लगाई जाती है। इसके 3 मुख्य क्षेत्र है। उसी उत्तरी पश्चिम यूरोप में होती है, कनाडा में होती है, न्यूजीलैंड व तस्मानिया में होती है। क्या भारत में नहीं होती? सब जगह होती है। ये तो कुछ नाम दिए गए हैं,
याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हर जगह ये जितनी भी बात हमने की है, पशुपालन, डेयरी से लेके निर्वहन कृषि तक जितनी कृषि हमने पढ़ी है, ये हर क्षेत्रों में हो सकती है, लेकिन कुछ क्लाइमेट मिलना चाहिए। जैसे गेहूं कहता है कि मैं जब पैदा होता हूं, जब मुझे 15 से 18 के आसपास तापमान चाहिए, लेकिन मैं जब बड़ा होता हूं तो मुझे 21 से 24-25 के आसपास तापमान चाहिए, मुझे 75 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। जबकि चावल कहता है मुझे 100 सेंटीमीटर चाहिए, मुझे तापमान 28-27 के आसपास चाहिए। तो ये सारा जो मैटर मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग जगह अलग अलग जलवायु होती है, अलग अलग मौसम होता है। इसीलिए हर कृषि में हम देख रहे हैं, क्या भारत में डेयरी नहीं है, फिर भी उत्तर पश्चिम यूरोप का नाम क्यों लिखा है, कनाडा का क्यों लिखा है, न्यूजीलैंड और तस्मानिया का क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ इन चीजों को ज्यादा तरीके से पनपने का अवसर मिल जाता है। बाकी आप लोग बताइएगा, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, किस तरीके से चल रही है, आपको कहाँ डाउट हो रहा है? गूंगे बन के मत बैठो, जो डाउट हो फटाफट से पूछ लो। हमारे पास 6 से 7 महीने 8 महीने एग्जाम के होते हैं, इतना टाइम मिलता है। कहने को पूरी साल होती है, लेकिन साल नहीं होती है, वो पूरी साल कभी भी नहीं मिलती किसी भी बोर्ड में। हमें 8 से 7 महीने का टाइम मिलता है, उसमें सब कुछ करना पड़ता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते ही हैं, और जिस चीज़ का इंतजार आपको था वो आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से समझा, अच्छे से देखा। नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले ही लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।